नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अयोध्या में अभी आप देख रहे हैं कि राममय बना हुआ है, भारत और दुनिया भी बनी हुई है। तो अयोध्या में आस्था का सागर पहले ही दिन पहुंचे 5 लाख से अधिक दर्शनार्थी, रामनगरी की सीमा सील। प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहुंचना पड़ा अयोध्या। पीएम सीएम और ट्रस्ट की अपील के बाद भी नहीं थम रहे श्रद्धालु। और आप देखते हैं कि पर्यटन राजधानी बनने वाली है कौन सी, अयोध्या। अयोध्या आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। देखिए हमारा प्यारा भारत है, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और इसका क्षेत्रफल देखें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उत्तर प्रदेश। ये वंचितों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न। ये मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। बिहार के पूर्व सीएम को जन्म शताब्दी वर्ष पर देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। कर्पूरी को आदर्श मानकर बिहार में आगे बढ़ेगी भाजपा। दिल्ली में आज रहेगा कार्यक्रम। ये आप देखिए 1970-79 के बीच बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री एवं बाद में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे कर्पूरी ठाकुर, उन्हीं की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि इनका जन्म समस्तीपुर जिले के पेंतोझिड़िया गांव में नाई समाज में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। 1952 में पहली बार आप देखते हैं कि विधायक चुने जाने के बाद आजीवन वह किसी ना किसी सदन के सदस्य जरूर रहे हैं। और आप देखिए 17 फरवरी 1988 को इनकी डेथ हो गई थी। अब आप कहोगे कि क्यों प्रासंगिक हुई है कर्पूरी साहब, क्यों प्रासंगिक है? तो चुनावी वर्ष विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लिए कर्पूरी इसलिए भी प्रासंगिक हो गए हैं क्योंकि वह जिस समाज से आते हैं उसकी बिहार में आबादी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और कहते हैं कि बिहार सरकार ने अभी जातिवार जो गणना करवाई ना रिपोर्ट, उसमें पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग मिलाकर लगभग 60% आबादी है। और देखिए नीतीश कुमार आरजेडी कांग्रेस के साथ मिल चुके हैं, तो वो भी इनके लिए खतरा है, इसलिए आप देख रहे हैं। और बिहार को एक बार आप लोग देख लीजिए। देखिए हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई ही दे रहा है। और इसमें आप देखेंगे ये है बिहार। पटना इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो की सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। और नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो गए। विधानसभा में आप देखिए 243 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका बिहार। अब आप कहोगे कि भारत रत्न के बारे में बता दीजिए। एक पहली बार कब दिया गया था? 1954 में। कब? 1954 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में पहली बार दिया गया था सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और सीवी रमन को। 2024 में अभी हाल ही में कर्पूरी ठाकुर साहब को दिया गया है। इससे क्वेश्चंस पूछ लेता है इस तरह के, देखिए उनसे पुरस्कारों से। सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी के समर्थन में मस्क। उद्योगपति एलन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और इसमें भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। मस्क भारत में निवेश करने की तैयारी में है और उनका समर्थन उस समय आया है जब संयुक्त राष्ट्र में सुधार पर गठित पहली अंतर सरकारी चर्चा की शुरुआत हुई है। देखिए संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है और इसकी स्थापना आप देखिए 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और यूएनएससी की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, इस संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंग हैं ना, उनमें से एक देखने को मिलता है। और इसमें आप 15 सदस्य देखते हैं जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य को आप लोग याद रखिए, वीटो पावर मिली हुई है। अगर कोई प्रस्ताव पास करवाना है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए। इसमें चाइना है शामिल, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। ये आप देखें, देश को भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार से छुटकारा दिला सकते हैं युवा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती पर आयोजित पराक्रम दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है।
एएमयू ने अपनी मर्जी से छोड़ा था अल्पसंख्यक दर्जा। केंद्र कह रहा है कहा 1920 के बेटे संसद के कानून को किया था स्वीकार। गैर सांप्रदायिक प्रकृति व सरकार के पूर्ण नियंत्रण की मानी थी शर्तें। जो आप देखते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है ना, उसी को लेकर आप देख रहे हैं जो विवाद चल रहा है ना, तो उसी में कहा जा रहा है चीता शावकों से कूनो गुलजार तीन और का जन्म हुआ है। देखिए, चीता प्रोजेक्ट को मिली बड़ी कामयाबी, 10 माह में दूसरी बार ज्वाला चीता ने जने शावक। आशा चीता भी दे चुकी है 3 सबकों को जन्म। ये आपने देखा है कि 17 सितंबर 2022 को शुरू हुआ था ना चीता प्रोजेक्ट, और आप देखते हैं कि नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए गए थे, और एक कूनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में, तो उन्हीं की बात हो रही। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। सदन सर्वोपरि शुरू की जाए डी सीलिंग, ये क्या पूरा मामला है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश वर्ष 2017-18 में दिल्ली में बड़े पैमाने पर सीलिंग का अभियान चला गया था। संपत्ति के दुरुपयोग पर राजधानी में रिहायशी इलाकों में सीलिंग हुई थी, और गैर अधिसूचित सड़कों पर भी व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर सीलिंग की गई थी। साथ ही बड़े स्तर पर लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सीलिंग की गई थी। इन संपत्तियों के नीचे दुकान और ऊपर मकान के आधार पर आवंटित किया गया था, लेकिन उनका उपयोग व्यावसायिक हो रहा था। केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए मास्टर प्लान 2021 में संशोधन किया और राहत भी दी। इसके बाद लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को कन्वर्जन चार्ज को लेकर विवाद पर डी सील नहीं किया जा सकता था, और फिर बने जुडिशियल कमेटी ने इसकी सुनवाई की और व्यापारियों के हक में निर्णय दिया था। तो उसी की लेकर बातें हो रही हैं। ये आप देखिए, गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही, फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखी महिला शक्ति और शौर्य की गाथा। कर्तव्य पथ पर आप देखिए 1500 महिला लोक नृत्य कलाकारों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति, और दिल्ली पुलिस सेवा और अर्धसैनिक बलों की महिला कर्मियों की ने की परेड। तो अब आप देखते हैं कि कहीं कोई महिलाएं कमजोर नहीं है, ये आप लोग जान लीजिए। मेडिकल कॉलेज में सीट छोड़ने को लेकर छात्रों से बॉन्ड ना भरवाए, ये आप देखते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग कह रहा है। एनएमसी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा, बॉन्ड की नीति को खत्म करने का किया ये सलाह। ये आप देखिए, मेडिकल कॉलेज में सीट छोड़ने को लेकर भरे जाने वाले बॉन्ड की नीति को खत्म करने का आग्रह किया है। अगले 5 वर्षों में भारत में होगी दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली। होम मिनिस्टर साहब कह रहे पुलिस को अपराधियों से 2 कदम नहीं बल्कि 2 पीढ़ी आगे रहना होगा। संसद भवन की सुरक्षा के लिए सीआरएसएफ के 140 कर्मियों की टुकड़ी की गई तैनात। 31 से शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान आगंतुकों उनके सामान की करेंगे जांच। पिछली बार आपने देखा है ना किस तरह से चूक हुई थी, उसी को लेकर बात हो रही है। ये आप देखिए, पुरस्कृत 19 बच्चों से पीएम ने की विविध मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता प्रतिभाशाली बच्चों के मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी आपको देखने को मिल रही है। इनको बाल पुरस्कार मिला ना। दो सौ रोपवे पर काम जारी, 400 तक होगी संख्या। ए रोपवे एक्सपो में गडकरी ने कहा कि 1.25 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। HAM मॉडल में सरकार 60% तक खर्च वहन करेगी। इस तरह से आप देखते हैं ना, उसी की भारी ये आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में याद रखिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। नई दिल्ली में सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं ना, यही देखभाल करता है। बाकी आप देखते हैं कि राजनीति की खबरें तो चलती रहती हैं। देख लीजिए, अभी आप देख रहे हैं कि अयोध्या की खबरें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं।
अयोध्या के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग याद रखिएगा, जो विवाद रहा है उसके बारे में याद रखिएगा। सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई ना, उसमें विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की हुई है। बाकी आप देखते हैं कि खबरें तो आती ही रहेंगी, और डेली डेली आप देखेंगे कि खबरों पर बात करना भी आपका टाइम बर्बाद करना रहेगा। और मैं कहता हूं कि दिखावा मत करिए, अगर मानना है तो भगवान ने जो संघर्ष किया है उससे आप सीखिए। आप लोग देखते हैं कि 2 दिन में डिमोटिवेट होने लगते हैं, कहते हैं अरे भैया नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा होगा तो ऐसा क्या होगा। सोचिए, भगवान को जब संघर्ष इतना करना पड़ा तो हम तो आम इंसान हैं, तो हमें कितना संघर्ष करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, सोच के देखिए। और मेहनत करनी शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूं आत्मनिर्भरता की नई पट कथा लिख रही है नारी शक्ति। अलीगढ़ के टप्पल में चल रही मिनी ग्राम मार्ट, पेड़ा सामूहिक ग्रामीण बाजार से आते हैं उत्पाद। अच्छी बात है, आप देखेंगे। नेताजी को कुल देवता की तरह पूछता है बंगाल का राय परिवार। ये हर वर्ष नेताजी की जयंती पर लगाई जाती है समोसे का भोग। नेताजी जिस कुर्सी पर बैठे थे उसे संरक्षित करके रखा गया है। वर्धमान जिले के पूर्व स्थली क्षेत्र निवासी राय परिवार स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा रहा है। अब आप देखिए, संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है, एक सामान्य जानकारी मिलती है। अब आप देखिए, सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर्पूरी ठाकुर, इन्हें भारत रत्न दिया गया ना है, तो ये मोदी साहब के द्वारा देखिए आर्टिकल लिखा गया है। अच्छी बात है, पढ़ा करिएगा। जिन लोगों से हम मिलते हैं, जिनके संपर्क में रहते हैं, उनकी बातों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनके बारे में सुनकर भी ही आप उनसे प्रभावित हो जाते हैं। मेरे लिए ऐसे ही रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर। आज कर्पूरी बाबू की 100वीं जन्म जयंती है। मुझे कर्पूरी जी से कभी मिलने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन उनके साथ बेहद करीब करीब से काम करने वाले कैलाशपति मिश्र जी ने मैंने उनके उनके बारे में बहुत कुछ सुना। सामाजिक न्याय के लिए कर्पूरी बाबू ने जो प्रयास किए, उनसे करोड़ों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया। उनका संबंध नाई समाज यानी कि समाज के अति पिछड़े वर्ग में से था। अनेक चुनौतियों के पार करते हुए उन्होंने कई उपलब्धियों को हासिल किया और जीवन भर समाज के उत्थान के लिए काम करते रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पूरा जीवन सादगी और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा। वह सरल जीवन शैली और विनम्र स्वभाव के चलते आम लोगों से गहराई से जुड़े रहे, और वह इस पर जोर देते थे कि उनके किसी भी व्यक्तिगत कार्य में सरकार का एक पाल न हो। ऐसा ही एक वाक्य बिहार में उनके सीएम रहने के दौरान हुआ तब राज्य के नेताओं के लिए एक कॉलोनी बनाने का निर्णय हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने लिए कोई जमीन नहीं ली। और जब भी उनसे पूछा जाता कि आप जमीन क्यों नहीं ले रहे, तो वह विनम्रता से हाथ जोड़ लेते। 1988 में जब उनका निधन हुआ तो कई नेता श्रद्धांजलि देने उनके गांव पहुंचे। उनके घर की हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतने ऊंचे पद पर रहे व्यक्ति का घर इतना साधारण कैसे हो सकता है। और कर्पूरी बाबू की सादगी का एक और लोकप्रिय किस्सा 1977 का है, जब वह बिहार के सीएम बने। तब केंद्र और बिहार में जनता सरकार सत्ता में थी। उस समय जनता पार्टी के नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के जन्मदिन के लिए कई नेता पटना में इकट्ठा हुए, और उसमें शामिल हुए मुख्यमंत्री कर्पूरी बाबू की कुर्ता फटा हुआ था। ऐसे में चंद्रशेखर जी ने अपने अनूठे अंदाज में लोगों से कुछ पैसे दान करने की अपील की ताकि कर्पूरी जी नया कुर्ता खरीद सके। लेकिन कर्पूरी जी थे, उन्होंने पैसा तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उसे मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दिया। आप सोचिए कि किस तरह के नेता हमारे देश ने देखी, तब जाकर हजारों समस्याएं खड़ी हुई थी। तब आप देखते हैं कि उन समस्याओं से लड़कर हम लोग जीत पाए। आज का आप देखिए, सरपंच को देख लीजिए, वो अपने 2-4 पीढ़ियों के लिए जमा करके रख लेता है, जनता गई भाड़ में। सामाजिक न्याय तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मन में रचा बसा था। उनकी राजनीतिक जीवन को एक ऐसे समाज के निर्माण के प्रयासों के लिए जाना जाता है जहां सभी लोगों तक संसाधनों का समान रूप से वितरण हो और सामाजिक हैसियत की परवाह किए बिना उन्हें अवसरों का लाभ मिले। अपने आदर्शों के लिए कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिबद्धता ऐसी थी कि उस कालखंड में जब सब और कांग्रेस का राज था, उन्होंने कांग्रेस विरोधी लाइन पर चलने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें काफी पहले ही इसका अंदाजा हो गया था कि कांग्रेस अपने बुनियादी सिद्धांतों से भटक गई है। कर्पूरी ठाकुर जी श्रमिक वर्ग, मजदूर, छोटे किसानों और युवाओं के संघर्ष की सशक्त आवाज बने। शिक्षा एक ऐसा विषय था जो उनके
दिल के सबसे करीब था। वह स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने के बहुत बड़े पैरोकार थे, ताकि गांव और छोटे शहरों के लोग भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और सफलता की सीढ़ियां चढ़े। लोकतंत्र के लिए उनका समर्पण भाव भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिख गया था, और जिसमें उन्होंने अपने आप को झोंक दिया था। उन्होंने जबरन थोपे गए आपातकाल का भी पुरजोर विरोध किया था। जेपी लोहिया और चरण सिंह जी जैसी विभूतियां भी उनसे काफी प्रभावित हुई थी, और समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए कर्पूरी ठाकुर जी ने एक ठोस कार्य योजना बनाई। यह कार्य योजना सही तरीके से आगे बढ़ी, इसके लिए पूरा एक तंत्र तैयार किया गया था। हालांकि उनके इस कदम का काफी विरोध हुआ था, लेकिन वह किसी भी दबाव के आगे झुके नहीं। उनके नेतृत्व में ऐसी नीतियों को लागू किया गया जिनसे एक ऐसे समावेशी समाज की मजबूत नींव पड़ी, जहां किसी के जन्म से उसके भाग्य का निर्धारण नहीं होता हो। वह समाज के सबसे पिछड़े वर्ग से थे, लेकिन काम उन्होंने सभी वर्गों के लिए किया। और हमारी सरकार निरंतर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से प्रेरणा लेते हुए काम कर रही है। यह हमारी नीतियों और योजनाओं में भी दिखाई देता है, और जिससे देश भर में सकारात्मक बदलाव आया है। भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी त्रासदी यह रही कि कर्पूरी जी जैसे कुछ नेताओं को छोड़कर सामाजिक न्याय की बात बस आप देखते हैं कि एक राजनीतिक नारा बनकर रह गई। कर्पूरी जी के विजन से प्रेरित होकर हमने इसे एक प्रभावी गवर्नेंस मॉडल के रूप में लागू किया है। मैं विश्वास और गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारत के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की उपलब्धि का पर आज कर्पूरी जी जरूर गौरवान्वित होते हैं। और गरीबी से आप देखते हैं कि बाहर निकलने वालों में समाज के सबसे पिछड़े तबके के लोग सबसे ज़्यादा हैं, जो आज़ादी के 70 साल बाद भी तमाम बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। हम आज इनके लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक योजना का लाभ 100% लाभार्थियों को मिले। हमारे प्रयास सामाजिक न्याय के प्रति सरकार के संकल्प को दिखाते हैं। आज जब मुद्रा लोन से SC ST और OBC सरकार के लोग उद्यमी बन रहे हैं, तो इससे कर्पूरी जी की आर्थिक स्वतंत्रता का सपना पूरा हो रहा है। हमारी सरकार ने ST SC और OBC आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया। हमें OBC आयोग, दुख की बात है कि कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया था, कि स्थापना करने का अवसर भी प्राप्त हुआ, जो कर्पूरी जी के दिखाए रास्ते पर काम कर रहा है। कुछ समय पहले शुरू की गई PM विश्वकर्मा योजना भी देश में OBC समाज के करोड़ों लोगों के लिए समृद्धि के नए रास्ते बनाएगी। पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने के नाते मुझे कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज भले ही वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन जन कल्याण के अपने कार्यों की वजह से करोड़ों देशवासियों के दिल और दिमाग में जीवित है। वह एक सच्चे जननायक थे। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने लिखा है आर्टिकल, याद रखिएगा। ऐतिहासिक भूल कर बैठी कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी रखने का जो विकल्प चुना है, वह उसके लिए आत्मघाती सिद्ध हो सकता है। ये आप देखिए, राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ, एक तरह से कह लीजिए कि प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसमें निमंत्रण मिला था, लेकिन कांग्रेस ने नहीं गई ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। चलिए देख लीजिएगा। प्रकृति का नियम। हर कोई अपने जीवन में कभी ना कभी विकट परिस्थिति से गुजरता है। ऐसी स्थिति में कुछ व्यक्ति बहुत ही जल्द ही निराश होने लगते हैं। कुछ व्यक्ति इसे ईश्वर की मर्जी मान लेते हैं, और वैसे इंसान जो धैर्य खो देते हैं, उन्हें संकटों का सामना करने में मुश्किल होती है। फिर भी ईश्वर से सवाल करने लगते हैं कि यह जिंदगी ही क्यों दी है, और जिंदगी दी तो जिंदगी में इतने दुख क्यों दिए, दुख दिए तो दुख का निवारण क्यों नहीं दिया। और हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर इस प्रकृति ने हमें जन्म दिया, तो हम सभी इस प्रकृति की संतान है। इस प्रकृति को सबका ध्यान है, और सबका स्वभाव पता है, और उसको सबकी क्षमता पता है। उसे यह भी पता है कि किसी को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए उसके जीवन में कितना संघर्ष लाना आवश्यक है। अन्यथा आप देखिए, व्यक्तिगत स्वभाव या प्रकृति के अनुसार अस्तित्व में बने रहने के लिए उसमें जरूरी क्षमता विकसित नहीं हो पाएगी। ठीक वैसे ही जैसे एक तितली इस दुनिया में आती है, अगर उस तितली के लिए चुनौतीपूर्ण क्षण किसी भी वजह से आसान हो जाए, तो वह क्षण के उसके लिए बेहतर है, लेकिन उसके बाद भी चुनौती वह सह नहीं पाती है। चुनौतियां हमें भविष्य के लिए तैयार करती है। ओशो कहते हैं, अगर बहुत सुरक्षा मिले और कोई संघर्ष ना हो तो रीढ़ टूट जाती है। रीढ़ बनती ही संघर्ष में है। तुम जितना संघर्ष करते हो उतना ही रीढ़ मजबूत होती है। इसलिए हमें प्रकृति के नियम पर भरोसा रखना होगा, और हमें ईश्वर पर भरोसा रखना होगा। वह बस यही चाहते हैं कि हमारा जन्म जिस उद्देश्य के लिए हुआ है, हम उसे पूरा करने के लिए तैयार हो जाए। हमेशा यह याद रखना कि जिसके जीवन में अभूतपूर्व संघर्ष आया है, वही अभूतपूर्व सफलता के योग्य बन सकता है, और वह उन करोड़ों लोगों से अलग है जिसने उनकी तुलना में अपेक्षाकृत सुगम जीवन जिया है।
अच्छे कॉलम लिखे जाते हैं, देख लिया करिएगा। सुरक्षा परिषद में सुधार। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग एक बार फिर उठी है और इस बार सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य फ्रांस ने भी इस संस्था में सुधार की मांग की है। इसके अतिरिक्त जापान ने भी सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रसिद्ध कारोबारी एलन मस्क ने भी यह कहा है कि भारत का इस वैश्विक संस्था का स्थायी सदस्य न होना बेतुका है और उनके अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना ही चाहिए। उन्होंने भारत के अतिरिक्त अफ्रीकी देश को भी इस संस्था का स्थायी सदस्य बनाने पर जोर दिया है। यह पहली बार नहीं है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग उठ रही है। पिछले कुछ वर्षों में इस तरह की मांग बार बार उठती रही है। खुद भारत भी कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों से यह कह चुका है कि यदि संयुक्त राष्ट्र को प्रासंगिक बने रहना है तो उसकी सुरक्षा परिषद में सुधार करना ही होगा। और सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का कई अन्य देश भी समर्थन करते रहते हैं, लेकिन स्थिति ढाक के 3 पात वाली है। इसका एक बड़ा कारण है कि इस संस्था के 5 स्थायी सदस्य यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन इस पर एकमत नहीं हो पा रहे हैं कि सुरक्षा परिषद में सुधार किए किस तरह हों और उनमें इससे लेकर भी सहमति नहीं बन पा रही कि किन नए देशों को इस विशिष्ट संस्था का स्थायी सदस्य बनना चाहिए। वर्तमान में सहमति बनने के आसार और भी कम है क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच तो 36 का आंकड़ा है ही। चीन और अमेरिका के बीच भी तनातनी जारी है। सुरक्षा परिषद में सुधार कितना आवश्यक हो चुका है यह इससे समझा जा सकता है कि यूरोप के 3 देश इसके स्थायी सदस्य जबकि वहां विश्व की केवल 5% आबादी रहती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार जब भी हो कोई भी देश भारत की स्थायी सदस्य की दावेदारी को अनदेखा नहीं कर सकता है। इसके बाद भी यह तय है कि चीन यह नहीं चाहेगा कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने। भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य केवल इसलिए नहीं बनना चाहिए कि वह सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत को इसलिए भी इस संस्था का स्थायी सदस्य बनना चाहिए क्योंकि वह 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था और सी की 3 नंबर की आने जा रहा है। हाल के वर्षों में भारत ने यह दिखाया कि वह वैश्विक समस्याओं के समाधान में महती भूमिका निभाने में सक्षम हो चुका है। दुनिया भर में शांति अभियानों में भी भारत के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। इसी तरह विश्व समुदाय इसे भी विस्मृत नहीं कर सकता है कि कोरोना काल में भारत ने इस तरह 100 से अधिक देशों की मदद की थी। संघर्ष संप्रदाय सकल मन क्रम बचना जो सो जतन विचारहु रामचंद्र कर काजू सवारहु। मां जानकी की खोज के लिए भानर समुदाय को सुग्रीव जिस भाव से रामकाज के लिए प्रेरित करते हैं उसी भाव की परिणति अब साक्षात चहुदिशी दृष्टिगोचर हो रही है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि रामायण में एक एक कैरेक्टर से आप सीख सकते हैं, बस आपको सीखने की दिलचस्पी हो और क्षमता हो आपके अंदर। ये आप देखिए आक्रांता बाबर के रावण समान कृत्य के संघर्षपूर्ण प्रतिकार की 500 साल की यात्रा लंबी है, लेकिन 3 दशकों के दृश्य आज की पीढ़ी के मानस पटल पर चलचित्र के समान अंकित हैं। अनगिनत बलिदानों, त्याग, तपस्या के बाद 3 दशक पहले राम भक्तों के तृप्त हृदय को कुछ शीतलता अवश्य मिली, वैसे ही जैसे अशोक वाटिका में प्रभु राम का संदेश मां जानकी तक पहुंचाने के बाद हनुमान को मिली थी, हनुमान जी को। लेकिन संघर्ष शेष रहा। बरसों रामलला जेड सीड टाट तले विराजमान रहे और राम भक्त आंखों में लहू और हृदय में पीड़ा मिश्रित आक्रोश लिए राम काज के बहुविधि उपाय करते रहे। बाधाओं का अंत नजर नहीं आ रहा था और किंतु आप देखेंगे रामकाज की नहीं बिनु मोही कहाँ विश्राम की भावना लिए रामादल के सेवक अभी विचल भाव से जुड़े रहे और संघर्ष में निरंतरता बनी रही। और कोर्ट के निर्णय के पश्चात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को रामलला के भव्य मंदिर की साथ से भूमि पूजन किया और रामलला को टाट से निकालकर ठाठ से प्रतिष्ठित करने का संकल्प ले उन्हें अस्थायी मंदिर में पहुंचाए तो सामूहिक सदप्रयास का पहला सुफल मिला। लगभग 3.5 वर्षों के बाद अब इसका जो सुफल मिला वह चहुदिशी आनंद की आभा बिखेर रहा है। इस आनंद आभा का दर्शन सोमवार को अयोध्या में उस समय मिला जब साध्वी ऋतंभरा, साध्वी उमा भारती, साध्वी निरंजन ज्योति जब मिली तो काफी देर तक आपस में लिपट निशब्द शांत यू अश्रुधारा प्रभावित करती रही, मानो कई कोस की यात्रा कर उन तीनों नदियों का संगम हो रहा हो जिसका उद्गम एक है। और जन्मभूमि आंदोलन और प्रकट रूप में यह भाव राम मंदिर आंदोलन की अग्रणी नारी शक्ति की 3 मूर्तियों के अवश्य थे, किंतु यह भाव उन सभी संघर्ष सारथियों के भी रहे जिनकी बरसों की साथ पूरी हुई है। ये जलवायु परिवर्तन एवं श्रम उत्पादकता। तो आप देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में इस सदी के अंत तक श्रम उत्पादकता में 40% तक की कमी आ सकती है। ग्लोबल चेंज बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में बताया है कि इस कारण से गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं में वृद्धि हो सकती है। खाद्य सुरक्षा, सकल घरेलू उत्पाद एवं राष्ट्रीय आय जैसे विभिन्न आयाम दुष्प्रभावित हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के
परिवर्तन के दुष्परिणाम से श्रमिकों को सुरक्षित रखने और उनकी कार्यक्षमता बरकरार रखने के लिए इसका संभावित खतरा कम करने तथा अनुकूलन नीतियों पर ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है। वस्तुतः जलवायु परिवर्तन किसी देश के अर्थतंत्र को गहराई से प्रभावित कर सकती है और इससे एक तरफ नौकरियों के अवसरों में कमी आ सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ इससे विभिन्न कार्यों में संलग्न श्रमिकों की श्रम उत्पादकता भी प्रभावित हो सकती है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि उच्च तापमान और बढ़ा हुआ वायु प्रदूषण श्रमिकों के कार्य करने की क्षमता को दुष्प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली चरम मौसमी घटनाएं उनके रोजगार को छीन सकती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनका काम पर जाना संभव नहीं हो पाता है। ग्लोबल वार्मिंग के रूप में होने वाली अतिरिक्त गर्मी काम करने के दौरान और उसके बाद श्रमिकों को जोखिम में डाल सकती है। ऐसी ही मुश्किलों का सामना अन्य कठोर मौसमी दशाओं में भी किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की संबंधित रिपोर्ट के अनुसार 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर काम करने वाला एक श्रमिक अपनी कार्यक्षमता का 50% तक खो देता है। अनुमान है कि उच्च तापमान के कारण वर्ष 2030 तक दुनिया भर में कुल कामकाजी घंटों की 2.5%, जबकि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में $2400 अरब की कमी हो सकती है। और ग्लोबल वार्मिंग से कृषि निर्माण क्षेत्र के श्रमिक सर्वाधिक दुष्प्रभावित होंगे। वर्ष 2030 तक इन दोनों क्षेत्रों में कुल कामकाजी घंटों में 60 और 19% की कमी देखी जा सकती है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि जलवायु परिवर्तन से श्रम उत्पादकता में होने वाली कमी से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान उठाना पड़ सकता है और इससे आप देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की मांग पर कमी हो सकती है और गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या बढ़ सकती है और जिससे खाद्य सुरक्षा का संकट गहरा आ सकता है। अतः जलवायु परिवर्तन से श्रम उत्पादकता को कायम रखने के लिए इंतजाम करने होंगे। इस बाबत श्रमिकों को जागरूक किया जा सकता है। साथ ही पूरी दुनिया को जलवायु परिवर्तन का खतरा कम करने की दिशा में अपने प्रयत्न जारी रखने होंगे। और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। चलिए ये भी देख लिया करिए कॉलम। यूजीसी की प्रशंसनीय पहल, कौशल विकास से ही आत्मनिर्भर होगा भारत। यूजीसी ने स्नातकों को रोजगार के और योग्य बनाने के लिए 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम में इंटर्नशिप को अनिवार्य करने की पहल की है। कौशल विकास की दिशा में इसे सार्थक कदम कहा जा सकता है। कौशल विकास श्रम को प्रतिस्पर्धी और अधिक उत्पादक बनाकर संरचनात्मक बदलाव के जरिए सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देता है। कार्यबल के अधिक कुशल बनने से आर्थिक विकास की गति को भी बल मिलेगा। ऐसे में युवाओं को हुनरमंद बनाने की शिक्षा पद्धति अपनाए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए। देश की प्रगति में उद्यमियों की केंद्रीय भूमिका की बात भी हो रही है। अपनी अपनी रसोई खरी खरी तंज कसा जाता है, क्योंकि राम तो सबके है। निचले स्तर तक पहुंचा लाभ। लोक कल्याणकारी विकास की दिशा में भारत ने बीते एक दशक में जो सफलता हासिल की है, आप देखेंगे कि उनके साथ अच्छी बातें हैं कि लोगों की बुनियादी जरूरतों और सरोकारों से जुड़े हैं। अच्छी बातें हैं। ये भारी बिकवाली से 1053 अंक टूटा सेंसेक्स और 71,000 के स्तर से नीचे गिरकर 70,370 पर बंद हुआ है बीएसई का मानक सूचकांक। आप देखेंगे अगले वित्त वर्ष में $5 ट्रिलियन हो जाएगी आर्थिकी, पेट्रोलियम मंत्री साहब कह रहे हैं। देखेंगे क्या होता है। प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाकर ₹10 कर सकती है स्विगी। बायजूस का घाटा बढ़कर आप देखिए 8,370 करोड़ रुपए हो गया। ग्रीन एनर्जी के लिए नई कंपनी बनाएगी ओएनजीसी। क्योरोफिट ने की 120 कर्मचारियों की आप देखते हैं कि छटनी। सोने चांदी के सिक्कों पर आयात शुल्क बढ़कर 15% हुआ। सरकार ये आप देखिए आईटीआर भरने वाले 10 साल में दुगना हुए। राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल कर लेगी सरकार। राजस्व प्राप्ति से होने वाली बढ़ोतरी से सब्सिडी में खर्च करने के लिए मिलेगी अतिरिक्त रकम। चालू वर्ष वित्त वर्ष में टैक्स की मदद में अनुमान से 1 लाख करोड़ अधिक की प्राप्ति के सारे। ये आप लोगों से एक मेरा सवाल है कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। ये कई बार मैंने बताया हुआ है, आप लोग बताइएगा। ये यूपीपीसीएस का परिणाम घोषित हुआ। देवबंद के सिद्धार्थ गुप्ता बने टॉपर। देखिए प्रेम शंकर पांडे दूसरे थे, साध्विक श्रीवास्तव तीसरे पर, शिव प्रताप 5वें, मनोज कुमार आप देखिए भारती ये 5वें नंबर पर। आप लोग भी तैयारी करिए ईमानदारी से, आपका भी नाम रहेगा एक दिन।
कनाडा में विदेशी छात्र वीजा पर 2 साल की सीमा भारतीयों पर पड़ेगा इसका। इस नए अध्ययन अध्ययन वीजा में 35% की कमी होगी। कनाडा में आव्रजक व छात्र एडवोकेसी ग्रुप ने किया विरोध इसका। कनाडा भी अपने चल रहा है। उत्तरी श्रीलंका में मनाया गया अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव। ये आप देखिए श्रीलंका है। पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी देखने को मिलेगी। रूस में वहाँ चल ही रहा है, रूस यूक्रेन का, यहाँ हमास और इजराइल का चल रहा है। मालदीव ने चीनी पोत को ठहरने की अनुमति देने की पुष्टि की है। ये आप देखिए जो नए राष्ट्रपति है ना यहाँ के, मोहम्मद मुइज्जू, इनका झुकाव चाइना की तरफ देखने को मिल रहा है। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनियों में गिरफ्तार एक और व्यक्ति को फांसी दी गई। देख लीजिए। नाटो सदस्यता के लिए स्वीडन के आवेदन को तुर्कियों की मंजूरी मिली है। ये आपको नाटो के बारे में बता देता हूँ। इस तरह के संगठनों के बारे में जरूर याद रखिएगा। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में देखने को मिलेगी। ये आप देखिए खेल से जुड़ी हुई खबरें हैं। ये आप लोग देख लिया करिएगा, किस खिलाड़ी का कितना क्या वो रहा है, ये जरूर पढ़ लिया करिएगा। ठीक है। एरोसी वीना बनी वर्ष की सबसे वुशु खिलाड़ी, 2 बार एशियाई खेलों की पदक विजेता है। मुस्कान राणा ने जम्मू कश्मीर को दिलाया पहला स्वर्ण पदक खेल इंडिया यूथ गेम्स में। जम्मू कश्मीर की है, आप लोग याद रखिएगा। व्यक्तिगत छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। चलिए लास्ट में हम लोग एक तालिका देख जरूर लिया करेंगे इसका। वोल्ट ने दिया जोर का झटका, केवल 95 रन पर ढेर हुई अबू धाबी की टीम। एमआई एमिरेट्स ने 9 विकेट में जीता मुकाबला। सात्विक चिराग की जोड़ी फिर शीर्ष पर पहुंची है BWF पुरुष डबल्स बैडमिंटन रैंकिंग में। नोवाक जोकोविच 11वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन की सेमीफाइनल पहुंचे। क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के टेलर फिट्जू को हराया। अब जानिक सिनर से होगा इनका मुकाबला। 48वीं बार नोवाक किसी ग्रैंड स्लैम के अंतिम 4 में पहुंचे। इस बार आप देखिए श्रीलंका में होगा गीता महोत्सव का आयोजन। 28 फरवरी से आयोजित होगा 8 दिवसीय महोत्सव। तैयारियों के लिए KDB के अधिकारी गए श्रीलंका। इससे पहले मॉरिशस, इंग्लैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में गीता महोत्सव मनाया जा चुका है, ये याद रखिएगा। राजनेता नहीं जननायक थे कर्पूरी, चंदे के पैसे से लड़ते थे चुनाव। देख लीजिए। और देखिए अब जननायक कर्पूरी ठाकुर का जारी होगा स्मारक सिक्का भी आप देखेंगे। ये अब तक 49 विभूतियों को मिला है भारत रत्न। एक देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस सम्मान की शुरुआत की थी। उस समय केवल जीवित लोगों को ही इसके पात्र थे, लेकिन 1955 में मरणोपरांत भी इससे दिए जाने लगा था। PM करते हैं प्रस्तावित पुरस्कार के पात्र लोगों के नाम प्रधानमंत्री प्रस्तावित करते हैं। हर साल यह सम्मान दिया जाना अनिवार्य नहीं है, एक बार में 3 ही लोग इसे पा सकते हैं और हर वर्ष 26 जनवरी को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। पदक व प्रमाण पत्र शामिल। सम्मान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया प्रमाण पत्र, एक पदक दिया जाता है। पीपल के पत्ते के आकार का पदक कांस्य पदक का होता है। अगले भाग पर किरण विखेरते सूर्य के नीचे भारत रत्न लिखा रहता है। पिछले हिस्से पर अशोक चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। डॉक्टर विधान चंद्र राय को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इन सबको मिल चुका है। ये और देख लीजिए, पहले पुरस्कार बता चुका हूँ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन और राजगोपाल। सबसे युवा सचिन तेंदुलकर 40 वर्ष की उम्र में मिला था 2014 में। गैर भारतीय सम्मानित खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में, नेल्सन मंडेला को 1990 में। पहला मरणोपरांत सम्मान
ये 1966 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। क्वेश्चंस पूछ लेगा इससे। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाएगी, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाएगी। जन गण मन को आज ही भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए जनगण मन को 1950 में आज ही के दिन राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। 1911 में इसे बांग्ला भाषा में लिखा गया था और इसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीयों में देशभक्ति का जोश भरा। इसके हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। अन्वेषण के लिए मंगल ग्रह पर उतरा रोबोटिक रोवर अपॉर्चुनिटी 2004 में आज ही के दिन मंगल ग्रह पर उतरा था। इसे 2003 के मध्य में मंगल ग्रह की सतह के अन्वेषण के लिए भेजा गया था। इसने लाल ग्रह के बारे में कई खोजें की थी, सूक्ष्म जीवों के अनुकूल स्थितियों के बारे में साक्ष्य भी जुटाए थे। पुलिन बिहारी दास को मिली थी आजीवन कारावास की सजा। क्रांतिकारी पुलिन बिहारी दास का जन्म 1877 में आज ही बंगाल में प्रेसिडेंसी के सरियतपुर में जिले में हुआ था। 1906 में ही 80 युवाओं के साथ ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की। पुलिस ने ढाका के कुख्यात पूर्व कलेक्टर कॉप्ले स्टेनलेन को मारने का प्लान बनाया और 1907 में उसे गोली मारी गई, वह बच गया। 1910 में उन्हें 46 साथियों के सहित ढाका षड्यंत्र केस में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था और आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। 17 अगस्त 1949 को इस महान क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी। कैथेड्रल टावर के नीचे योग ब्रिटेन के सेंट एल्बन्स में मंगलवार को 1000 पुराने नॉर्मन टावर के नीचे योग कक्षा का आयोजन हुआ है। प्राचीन जॉम्बी वायरस से नई महामारी का खतरा, फ्रांस के एक्स मार्सिले विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दी चेतावनी। साइबेरिया में परमाफ्रास्ट में हजारों साल से निष्क्रिय पड़े वायरस हो सकते हैं सक्रिय। 3 गुना अधिक कर दर से बढ़ चुका है। वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर की रिपोर्ट है कि आर्कटिक का औसत तापमान पहले ही वैश्विक औसत से 3 गुना अधिक बढ़ चुका है। तापमान परिवर्तन के उच्चतम दर वाला क्षेत्र है। 6 प्राचीन बीमारियों की पहचान हुई है। रूस, जर्मनी, फ्रांस के विज्ञानियों ने मिलकर एर्माफ्रास्ट में फंसी 6 प्राचीन बीमारियों की पहचान की। दुनिया पर अप्रत्याशित कहर बरपाने की क्षमता रखती है। उत्तरी गोलार्ध के 5वें हिस्से में है पार्माफ्रास्ट उत्तरी गोलार्ध के 5वें हिस्से को कवर करती है। यह मिट्टी से बना होता है। लंबे समय तक शून्य से नीचे तापमान रखा जाता है। विज्ञानियों के अनुसार कुछ परतें सैकड़ों हजारों वर्षों से जमी हुई है। और परमाफ्रास्ट के बारे में महत्वपूर्ण बात है कि यह ठंडा अंधेरा है और इससे ऑक्सीजन की कमी है, जो जैविक सामग्री को संरक्षित करने के लिए बिल्कुल सही है। टीबी का अधिक खतरा होने वाले लोगों की पहचान करेगी नई जांच, अनुसंधान कह रहा है। ओपेनहाइमर और बारबी का ऑस्कर नामिनेशन में जलवा। पुरस्कार 10 मार्च को लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में दिया जाएगा। ऑस्कर 2024 के लिए 23 श्रेणियों में नामांकन की सूची जारी हुई। सबश्रेष्ठ अभिनेता ब्रैडली कूपर, मेस्ट्रो कोलेन डोमिंगो, रस्टिन पाल-जियामाटी, द होल्ड ओवर्स, सिलियन मर्फी, ओपेनहाइमर, जेफरी राइट। अमेरिकी फिक्शन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में शामिल किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें, एनेट बेनिंग हो गई। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म, लेटर टू द पिग, 95 सेंसिक्स, ये सब आप देखिएगा। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म, बॉबी वाइन, द पीपल्स प्रेसिडेंट, द इंटरनेशनल मेमोरी फॉर डॉटर्स, टू किल अ टाइगर, 20 डेज इन मारियुपोल को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए नामित किया गया। भारत में बनी फिल्म टू किल अ टाइगर सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए नामित हुई है। ये भारत के एक छोटे से गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म टू किल ए टाइगर को ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए नामित किया गया। दिल्ली में जन्मी निशा पहुजा ने टू किल ए टाइगर का निर्देशन किया। टोरंटो की फिल्म निर्माता पहुजा एमी पुरस्कार के लिए भी नामित हो चुकी है। इस फिल्म को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में प्रदर्शित किया गया था। चलिए, नाम देख सकते हैं आप लोग। इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा तो देख लीजिएगा। बीमारी के नाम पर छुट्टी, प्लेन में मिली बॉस, मेलबर्न की घटना है। ये मूवियों से जुड़ी ही खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बताइएगा।